नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल एजी ग्रुप MZW में। हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 12 भूगोल विषय के अध्याय नंबर 3 का, जिसका नाम है और आज हम जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि पक्ष का अध्ययन इस कक्षा में करेंगे। मानव एक संसाधन के रूप में, तो मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि धरातल के ऊपर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग आखिरकार मानव की सोच के अनुसार ही होता है और मानव ही प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरणों का उपयोग करता है, उनसे प्रभावित होता है और उसमें परिवर्तन भी करता है। मनुष्य ही भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति और जंतुओं का उपयोग करता है और मानव ही उत्पादन, कृषि, पशुपालन, निर्माण उद्योग, व्यापार और परिवहन आदि आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है। इसके अलावा मानव सामाजिक संगठनों का निर्माण भी करता है, राजनीतिक प्रबंध भी करता है और सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण भी करता है। इसी कारण से भूगोलवेत्ता के लिए पृथ्वी पर मानव का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बन जाता है और इस अध्ययन में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। जनसंख्या का वितरण और घनत्व, सामान्य रूप से जनसंख्या और वितरण और घनत्व को एक ही अर्थ में समझा जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग संकल्पनाएं हैं। जनसंख्या के वितरण में स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया जाता है, यानी पृथ्वी पर जनसंख्या के स्थितिगम पक्ष पर बल दिया जाता है, जिससे क्षेत्रीय प्रतिरूप स्पष्ट हो सकता है। वहीं दूसरी ओर जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या आकार और क्षेत्र के आनुपातिक संबंधों पर इसमें बल देता है। यानी समझने की बात यह है इसमें कि जनसंख्या वितरण का अर्थ तो ये है कि जनसंख्या विश्व में कहाँ कहाँ पर कितनी संख्या में निवास करती है, और जो जनसंख्या घनत्व है वो ये बताता है कि क्षेत्र के अनुपात में जनसंख्या किस प्रकार से निवास करती है, और सामान्यतः ये प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या वितरण में आप ये लिखेंगे कि जनसंख्या वितरण से आशय जनसमूह के स्थानिक वितरण से है और इस पक्ष में मनुष्य धरातल पर स्थितिजन्य प्रारूप का बोध होता है। और जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के एक अनुपात से है, और ये केवल जनसंख्या के जमाव की मात्रा का मापन है, जिसे प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगर पृथ्वी पर जनसंख्या वितरण को देखा जाए तो ये समान रूप में नहीं मिलता है। विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर केंद्रित है। विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर केंद्रित है, यानी आप ये मानिए कि ये संपूर्ण पृथ्वी है और केवल इसके इस 20% हिस्से पर ही 80% जनसंख्या निवास करती है, और जो बाकी 80% क्षेत्र रह गया इसमें केवल 20% जनसंख्या निवास करती है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 2001 में 613.71 करोड़ थी, जो कि सन 2013 में 714 करोड़ हो गई है। और ये जनसंख्या पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल
जो कि 13.6 वर्ग किलोमीटर होता है, उसके ऊपर असमान रूप से वितरित है। ये जो जनसंख्या का असमान वितरण है, उसके कई प्रतिरूप सामने आते हैं, यानी कुछ निष्कर्ष सामने आते हैं जिनके ऊपर चर्चा करना इस अध्याय के लिहाज से बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और पूछा जा भी सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। इसमें नंबर 1, पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या उसके लगभग 14% भाग पर निवास करती है, और एक अन्य जो अनुमान है उसके हिसाब से विश्व की लगभग 57% जनसंख्या इसके स्थलीय क्षेत्र के 5%, केवल 5% भाग पर ही निवास करती है। दूसरा प्रतिरूप ये है कि विश्व का 2/3 भाग जनप्राय है, यानी अगर ये पूरा विश्व माने तो इसका ये जो हिस्सा है वो लगभग निर्जन प्राय है, और 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। यानी अगर इसका हम देखें तो ये जो 90% हिस्सा है, इसमें केवल 10% जनसंख्या निवास करती है, और जो 10% स्थलीय भाग है उसके ऊपर विश्व की 90% जनसंख्या संकेंद्रित है। यानी केवल ये जो हिस्सा है इसके ऊपर 90% जनसंख्या निवास कर रही है। तीसरा प्रतिरूप, दोनों गोलार्धों की बात करें तो विश्व की 85% जनसंख्या केवल उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, और जो बाकी शेष 15% जनसंख्या वो दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। महाद्वीपों की चर्चा करें तो विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या एशिया और यूरोप महाद्वीपों में रहती है, और अगर केवल एशिया महाद्वीप की बात करें तो विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ओशिनिया में, यानी ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, उसमें विश्व जनसंख्या का मात्र 0.5% ही पाया जाता है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य रहती है। उत्तरी गोलार्ध में भी जो 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उनके मध्य 80% विश्व की जनसंख्या निवास करती है, और 60 डिग्री के उत्तर में, यानी उत्तरी ध्रुव की ओर अगर हम चलें तो वहाँ पर विश्व की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पैटर्न नंबर 6, विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग महाद्वीपों के किनारों की ओर बसा हुआ है, और जो महाद्वीपों के आंतरिक भाग है उसकी ओर जनसंख्या का संकेंद्रण घटता जाता है। यानी जो समुद्र तटीय भाग है वहाँ पर लोग ज़्यादा बसे हैं और आंतरिक भागों में कम लोग बसे हुए हैं। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सागर तल में 500 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में निवास करती है। सागर तल में की जगह यहाँ पर से होना चाहिए, यानी सागर समुद्र तल से जो धरातल की ऊंचाई मापी जाती है उसके हिसाब से 500 मीटर की ऊंचाई, यानी लगभग आप ये कह सकते हैं कि मैदानी भागों में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा भी कुछ पैटर्न बनते हैं कि विशाल क्षेत्र, अगर निष्कर्ष की बात करें तो ये निष्कर्ष सामने आता है कि विशाल क्षेत्र विरल आबाद है, यानी उसमें जनसंख्या बहुत ही कम है, और छोटा सा क्षेत्र विश्व का अत्यधिक सघन आबाद है। विश्व जनसंख्या का वितरण वर्तमान में विश्व की जनसंख्या सन 2001 में 613.71 करोड़ थी, जिसका 75% भाग या उससे ज़्यादा भाग विकासशील देशों में
और जो शेष 25% भाग है वो विकसित राष्ट्रों में निवास करता है। जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो वॉशिंगटन द्वारा 2001 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार एशिया की जनसंख्या इसमें से 372 करोड़, अफ्रीका की 81.8 करोड़ और यूरोप की रूस के सहित 72.7 करोड़, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की 35 करोड़, उत्तरी अमेरिका 49.4 करोड़ और ओशिनिया 3.1 करोड़ थी। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार 2013 में विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ है और एशिया जो महाद्वीप है वो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में। इस महाद्वीप के अंतर्गत यानी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत विश्व की 60.27% जनसंख्या पाई जाती है। अफ्रीका और यूरोप में क्रमशः 15.41 और 10.37 जनसंख्या निवास करती है और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण आंकड़े यही हैं कि 2001 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 2013 में विश्व की जनसंख्या कितनी है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये तो था महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण। अगर हम देशों के हिसाब से जनसंख्या का वितरण देखें तो भी इसमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। विश्व के कुछ बड़े राष्ट्र ऐसे हैं जिसमें कम जनसंख्या मिलती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ छोटे देश ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या का जमाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जिसकी जनसंख्या 2013 के अनुसार 1357 मिलियन है और जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो भारत का दूसरा स्थान आता है, यहाँ पर 1276 मिलियन जनसंख्या और तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का आता है, यहाँ पर 316 मिलियन जनसंख्या। इसके बाद इंडोनेशिया जो कि एक छोटा देश है इनके मुकाबले और ब्राज़ील का स्थान आता है। तो इसमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, अक्सर पहले नंबर या दूसरे स्थान के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण देखें तो स्पष्ट रूप से 4 प्रकार के क्षेत्र या 4 प्रकार के देश सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला सघन जनसंख्या, फिर है सामान्य जनसंख्या के अंतर्गत और फिर विरल जनसंख्या और अति न्यून जनसंख्या। ये 4 प्रकार के प्रदेश सामने आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सघन जनसंख्या कहाँ पर है। तो इसमें पूर्वी एशिया के कुछ क्षेत्र आते हैं जिनमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और हांगकांग आदि ये क्षेत्र इसमें आते हैं। दक्षिण एशिया के अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देश आते हैं। फिर संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया जिसमें इंडोनेशिया आदि ये देश आते हैं, ये सारे सघन बसे हुए हैं जो कि एशिया महाद्वीप में आते हैं। उसके बाद उत्तर पश्चिमी यूरोप जो कि आप देख पा रहे हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण सघन है। इसमें ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड आदि कुछ देश सम्मिलित हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो इसमें उत्तर पूर्वी यूएसए और दक्षिण पूर्वी कनाडा के भाग सम्मिलित किए जाते हैं। ये सब वो क्षेत्र हैं जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद सामान्य जनसंख्या। सामान्य जनसंख्या का ये सिंबल है। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं ये सारे सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या बसाव के लिए कुछ उपयुक्त परिस्थितियाँ मौजूद हैं और उनमें जनसंख्या बसती है। ये सामान्यतया समुद्र तटीय क्षेत्र हैं या फिर किसी क्षेत्र में कोई बहुमूल्य खनिज मिलता है, जैसे चिली में
एंडीज पर्वत है और यहाँ पे बड़ी विषम परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, उसके बावजूद भी जनसंख्या मिलती है, क्योंकि यहाँ पर तांबे जैसा बहुमूल्य खनिज मिलता है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे विषम परिस्थितियाँ होने के बावजूद जनसंख्या सामान्य पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे सोने के खाने मौजूद हैं। तीसरे प्रकार के क्षेत्र वो हैं जहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर परिस्थितियाँ रहने लायक नहीं हैं और यहाँ पे जनसंख्या जो है वो विरल देखने को मिलती है। विश्व के लगभग 70% भाग इसी प्रकार के क्षेत्र हैं और यहाँ पर विश्व की 5% जनसंख्या मात्र निवास करती है। इसके बाद चौथे प्रकार के क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अति न्यून या न के बराबर जनसंख्या देखने को मिलती है। ये वे क्षेत्र हैं जो कि जिनमें परिस्थितियाँ मानव बसाव के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं, जिनमें अति शीतल क्षेत्र, उष्ण मरुस्थल, ऊंचे पर्वत, भूमध्य रेखा के आर्द्र वन और अन्य मरुस्थलीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल न के बराबर जनसंख्या विश्व में निवास करती है। तो ये था जनसंख्या का वितरण, विश्व वितरण। अभी जो हमने पढ़ा कि जनसंख्या का वितरण पूरे विश्व में अलग अलग देखने को मिलता है, कहीं बहुत ज़्यादा डेंसिटी है तो कहीं पर कम जनसंख्या निवास करती है। इसके पीछे कुछ न कुछ ऐसे कारक रहते हैं जिनसे जनसंख्या का घनत्व प्रभावित होता है और अब भी हम बात करेंगे उन्हीं कारकों के बारे में, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कारक हैं इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है भौतिक कारक और दूसरे हैं आर्थिक कारक। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक कारकों की। तो इसके अंतर्गत सर्वप्रथम आता है स्थिति। जनसंख्या वितरण के ऊपर विश्व में विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। इसके अलावा अगर हम स्थलखंड की बात करें तो समतल मैदान जो होते हैं वहाँ पर या जो मंद ढाल होते हैं वहाँ पर जनसंख्या बसने को ज़्यादा वरीयता देती है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में कई प्रकार की बाधाएं होती हैं, वहाँ पर निवास करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस वजह से ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण भौतिक कारक है जल की उपलब्धता। लोग उन्हीं क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो सके, क्योंकि विभिन्न कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। और कृषि जो है, ऐसे क्षेत्र आप देखेंगे विश्व में कि जहाँ पर खेती होती है या खेती के लायक परिस्थितियाँ मौजूद हैं, वहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा मिलती है। तो उसमें जल एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक होता है और इसी कारण से ही विश्व की जो महान नदी घाटियाँ हैं वो विश्व के सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्र हैं। तीसरा महत्वपूर्ण भौतिक कारक है जलवायु। अभी हमने इससे पहले जो वितरण पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि ऐसे क्षेत्र न्यून या बिल्कुल ही जनसंख्या जनशून्य क्षेत्र हैं कि जो कि अति उष्ण और ठंडे क्षेत्र हैं। तो इन जगहों पर जलवायु जो होती है वो मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। इसी प्रकार से ज़्यादा वर्षा हो तो भी हानिकारक है, वहाँ भी जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इसी वजह से जहाँ पर जलवायु जो है वो अनुकूल है या जलवायु की दशाएं अनुकूल है मानव बसाव के लिए, वहीं पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका उदाहरण भूमध्य सागरीय प्रदेश है, जहाँ पर सुखद जलवायु के कारण ही शुरुआत में ही जब मानव सभ्यता शुरू हुई थी तभी से वो घने बसे हुए क्षेत्र हैं। मृदाएं, चौथा भौतिक कारक है मृदाएं। उपजाऊ मिट्टी से कृषि करना बड़ा आसान होता है या वहाँ पर कृषि बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है और
इसी वजह से जहाँ पर दोमट मिट्टी मिलती है उन क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि वो उससे गहन कृषि होती है, गहन कृषि का वो आधार बनती है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कृषि वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसके पश्चात आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में सबसे पहले है खनिज। और खनिज जहाँ पर जिन क्षेत्रों में निकलते हैं वहाँ पर उन पर निर्भर कुछ उद्योग भी लग जाते हैं, और उद्योगों में वहाँ पर खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ चलती हैं, तो वहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिलता है, और यहाँ पर कुशल और अकुशल कृमि जो है वो कार्य करते हैं। तो इस वजह से वहाँ पर जनसंख्या सघन हो जाती है। इसका उदाहरण अफ्रीका की कंटका और तांबा पेटी इसका उदाहरण है। इससे पहले भी हमने पढ़ा कि ऐसे बहुत सारे विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई न कोई खनिज मिलता है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत अधिक संख्या में बस जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है नगरीकरण। गांवों की अपेक्षा नगरों में बेहतर अवसर होते हैं। शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधा, परिवहन और संचार के साधन भी बेहतर होते हैं। तो इसी वजह से गांवों के मुकाबले जहां पर नगर होते हैं तो उसके नगर के आसपास भी जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ता जाता है। इस वजह से नगरीय क्षेत्र जो है वो जीवन आकर्षण जो है वो खींचते हैं लोगों को, तो इसी वजह से वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलती है। तीसरा महत्वपूर्ण आर्थिक कारक औद्योगिकरण। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जहाँ पर उद्योग होंगे वहाँ पर श्रमिक होंगे, श्रमिक भी होंगे, तो परिवहन परिचालन के लिए परिचालक भी होंगे, दुकानदार भी वहाँ पर होंगे, बैंक कर्मी भी, क्योंकि बैंक खुल जाते हैं वहाँ पर, तो बैंक भी होंगे। जब इतनी जनसंख्या होगी तो डॉक्टर भी होंगे, अध्यापक भी होंगे, अन्य सेवाएं भी उपलब्ध होती है। तो इतना सारा जमावड़ा होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा सघन हो जाती है। इसका उदाहरण जापान का कोबे ओसाका प्रदेश है, जहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं, तो इस वजह से वो घना बसा हुआ क्षेत्र है। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। इसको एक हम अलग कारक के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे कि भौतिक कारक है, आर्थिक कारक है, तो उस प्रकार से ये तीसरा कारक भी हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। और ये अलग तीसरा कारक ही आप अगर परीक्षा में लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले होते हैं, तो वहाँ पर लोग उन क्षेत्रों में बसते हैं जाके। और इसी प्रकार से इसका उलट भी होता है, जिन क्षेत्रों में अशांति रहती है तो वहाँ से लोग पलायन भी कर जाते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक भी बड़ा प्रभाव डालते हैं किसी क्षेत्र में जनसंख्या के ऊपर, कि जनसंख्या कम होगी वहाँ पे या जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि जनसंख्या के वितरण या जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके परीक्षा के लिहाज से, इसमें से बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं कि जो अब तक मैंने इस क्लास में पढ़ाया उसमें से प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मानव एक संसाधन के रूप में, तो इसमें से, और जो अगला टॉपिक है जनसंख्या वितरण और घनत्व, इन दोनों में से छोटे क्वेश्चन यानी 1 नंबर या 2 अंकों वाले क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, जिनमें से जनसंख्या वितरण का आशय और जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य, ये वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसके पश्चात छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं जनसंख्या के आंकड़ों से संबंधित, कि कहीं विश्व में जनसंख्या कितनी है, या विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में है, सबसे कम किस महाद्वीप में है। और इसके अलावा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन एक इसमें से भी आ सकता है, विश्व जनसंख्या के असमान वितरण के प्रतिरूप। यहाँ पर प्रभावित करने वाले कारक और प्रतिरूप, इनमें अंतर समझना बड़ा आवश्यक है कि असमान जो वितरण है वो किस प्रकार का वितरण, उससे हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसके बारे में ये है प्रतिरूप।
तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसके जितने भी ये बिंदु हैं वो सारे के सारे इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उसमें से कोई न कोई क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। इसके पश्चात 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है जनसंख्या का वितरण, जो अभी हमने देखा कि 4 प्रकार के क्षेत्र इसमें बनते हैं। सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश, विरल जनसंख्या वाले प्रदेश और अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश, जिनके बारे में हमने इस नक्शे के माध्यम से हमने चर्चा की थी। इनके बारे में 2 या 3 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। आज जो हमने करवाया उसमें एक लास्ट जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने आप देखा कि 3 मुख्य कारक हैं, भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, जिनमें अलग अलग उनकी सब हेडिंग्स भी हैं, यानी कुछ छोटे बिंदु भी हैं। भौतिक कारकों के अंतर्गत स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदाएं आती हैं। आर्थिक कारकों में खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण आते हैं। और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक स्वयं में अपना एक कारक है। तो इनके बारे में 3 या 4 नंबर का प्रश्न इसमें से आ सकता है। इसको आप अच्छे से याद करें। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में जो इस लेसन का बचा हुआ भाग है वो हम अगली क्लास में करेंगे। और एक बार पुनः मैं आपसे इसे कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ऑन कीजिए, ताकि आपको और जो वीडियोस आएंगी वो सारी समय पर मिल सके। धन्यवाद।